इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कदा जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या करेगा? तो 31 का होगा ए, इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। तो जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाए तो यह गोला इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर कांच से सिल्क की ओर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, जिससे कांच की छड़ जो धनावेशित और सिल्क ऋणावेशित होगा। किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर उस पर धनावेश तथा ग्रहण करने पर उस पर ऋणावेश आ जाता है। तो किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर उस पर धनावेश तथा ग्रहण करने पर उस पर ऋणावेश आ जाता है। किसी परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, जिससे परमाणु उदासीन होती हैं। ठीक है, तो किसी परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, जिससे परमाणु उदासीन होते हैं। कहता एक यौगिक जब अपने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है तब उसकी प्रकृति कैसी होगी? 32 का सी, अत्यधिक ऑक्सीकारक गुण वाला। तो देखिए, एक यौगिक अपने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है तब यह अत्यधिक ऑक्सीकारक गुण वाला होगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक पदार्थ होता है जिसमें अन्य पदार्थों को ऑक्सीकरण करने की क्षमता होती है, अर्थात उन्हें इलेक्ट्रॉनों को खोने का कारण बनता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हैलोजन, ओजोन, MnO2, HNO3 आदि। फिर है कि रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसे रासायनिक तत्व या यौगिक को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन किसी अन्य रसायन को देता है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, उसके बाद होगा CO, SO2, सोडियम थियोसल्फेट, ऑक्सीलिक अम्ल MgCa आदि। तो यहाँ पे क्या होगा? अत्यधिक ऑक्सीकारक गुण वाला। नेक्स्ट कहता है कि यीस्ट में किण्वन के दौरान पाइरूवेट इनमें से किस उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है? ए ऑप्शन, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यीस्ट यानी खमीर में किण्वन के दौरान पाइरूवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। किण्वन खमीर कोशिकाओं और बैक्टीरिया में होता है। एल्कोहलिक किण्वन एक जैविक प्रक्रिया है जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज जैसे कार्बोहाइड्रेट को सेलुलोज ऊर्जा में परिवर्तित करता है और उत्पाद के रूप में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न करता है। ग्लूकोज C6H12O6 यीस्ट जाइमेज की उपस्थिति में C2H5OH और 2CO2 मुक्त करता है। ग्लूकोज से इथाइल एल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया अवायवीय शोषण का उदाहरण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से किस प्रकार और यह आभासी स्थिति की प्रकृति कैसी होगी, जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं? 34 का सी, यानी ऊंची बदलती रहती हैं। तो देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊंची होती है और यह आभासी स्थिति बदलती रहती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। प्रकाश की किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो अभिलंब से दूर भागना या निकट आना अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन का मुख्य कारण विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग का अधिक या कम होना है। अपवर्तन के उदाहरण हैं जैसे झील का कम गहरा दिखना, जल में पक्षी मछली का ऊपर उठ जाना, जल में तिरछी रखी जो है छड़ी का मुरा दिखना, आकाशीय पिंडों का बड़ा दिखना, लेंस से प्रकाश का अपवर्तन। जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोलियम किस प्रकार के जो संसाधन है? बी ऑप्शन, यानी समाप्य और गैर नवीकरणीय। तो जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोलियम समाप्य और गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। यह ऊर्जा का संसाधन सीमित है तथा भविष्य में यह अंततः समाप्त हो जाएगा। गैर नवीकरणीय ऊर्जा के निम्न लाभ है, जैसे अपेक्षाकृत आसान या सरल ईंधन, इसमें ऊर्जा मांग को पूरा करने की क्षमता पाई जाती है। यह अत्यधिक जो है
सामर्थ्य युक्त ईंधन है एवं बुनियादी ढांचों के लिए यह आसानी से सुलभ ईंधन है। कथा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा क्रमशः किसे निरूपित करता है? सी ऑप्शन। तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, ठीक है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ठीक है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा जो है क्रमशः लगने वाले, तो लगने वाले अंगूठा जो है लगने वाले बल, ठीक है, अंगूठा लगने वाले बल, तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र, और ठीक है, और मध्यमा जो है ये धारा की दिशा, मध्यमा जो है धारा की दिशा को निरूपित करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चालक की गति की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर में आर्मेचर कॉइल की भुजाओं पर कार्य करने वाले बल की दिशा का पता लगाने में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद न हो सके? तो ये है उपास्थि वलय। उपास्थि वलय यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद न हो सके। उपास्थि वलय एक लचीला संयोजी ऊतक है और यह जो श्वास नली को सहारा देता है और सांस लेने के दौरान इसे हिलने और मुड़ने की अनुमति देता है। ठीक है, श्वास नली के कार्य है कि वायु का संचालन, यह नाक से फेफड़ों तक हवा का संचालन करता है। सुरक्षा बाह्य पदार्थ है और थर्मो रेगुलेशन, यह हवा को शरीर के तापमान पर लाता है ताकि जो म्यूकोशा प्रभावित न हो। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस इसे 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक रखी वस्तु का एक प्रतिबिंब निर्मित करता है। निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति, तो यहाँ पे देखिए f बराबर कितना है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर, ठीक है, वस्तु दूरी यहाँ पे जो है 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी वस्तु दूरी क्या होगा -60 सेंटीमीटर, तो 1/f बराबर होता है 1/v - 1/u, ठीक है। तो लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v - 1/u, तो -1/30 बराबर होगा -1/v माइनस प्लस 1/60, ठीक। तो यहाँ से भी का मान निकल जाएगा कितना, -20, ठीक है। तो निर्मित प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस के ठीक है, लेंस के आगे आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, आभासी और सीधा, तो लेंस के आगे बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। कथा 30 अप्रैल 2024 को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद उनके स्थान पर भारत का अगला 26वां नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। 30 अप्रैल 2024 को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद उसके स्थान पर भारत का 26वां नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के माउंट रुआंग में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है? तो ये होगा इंडोनेशिया। तो हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट रुआंग में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। माउंट एटना जो इटली देश के द्वीप पर अवस्थित है। माउंट पोपा म्यांमार का जो है ज्वालामुखी पर्वत। कहता है कि किस सिख गुरु के 4 पुत्रों की जो है शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है? ए ऑप्शन, गुरु गोविंद सिंह। तो देखिए सिख गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों की शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति के रूप में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। सिख के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना बिहार में हुआ था। फिर है कि भारत जीपीटी कार्यक्रम को किस के सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है? ए ऑप्शन, रिलायंस जियो और आईआईटी मुंबई। तो भारत जीपीटी कार्यक्रम को रिलायंस जियो और आईआईटी मुंबई के सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है। हाल ही में देश का पहला एआई मॉडल हनुमान को रिलायंस जियो द्वारा लॉन्च किया गया।
फेम इंडिया योजना के संचालन के लिए कौन सा भारतीय मंत्रालय जिम्मेदार है? तो 43 का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए, फेम इंडिया योजना के संचालन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय जिम्मेदार है। फेम इंडिया का तात्पर्य है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। 2015 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, जिसका अंतिम लक्ष्य जीवाश्म ईंधन पर देश को निर्भरता कम करना है। कथा, भारत की पहली हिमालयन एयन सफारी हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो 44 का होगा बी, उत्तराखंड। तो देखिए, हाल ही में पहली हिमालयन एयर सफारी हाल ही में उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। उत्तराखंड में हिमालयन एयर सफारी जो है जायरोकॉप्टर और ठीक है, यानी एक प्रकार का जो है छोटा हेलीकॉप्टर तथा हरिद्वार के बैरागी कैंप में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा आगरा मथुरा के बीच उद्घाटन किया गया। हाल ही में सुपेस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ए ऑप्शन। तो देखिए, हाल ही में सुपेस पोर्टल को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश से न्यायिक प्रणाली में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य न्यायाधीशों को कानूनी शोध में सहायता करना। नेक्स्ट है कि निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन हेतु इनकोर ऐप लॉन्च किया है। दक्ष ऐप को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। हाँ, 2024 में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ दर्ज हुआ है? 46 का होगा बी, ईरान में। तो वर्ष 2024 में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस ईरान में दर्ज हुआ। दक्षिणी ईरान के एक गांव में धरती का अब तक का सबसे ज़्यादा तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस यानी 180 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्ज किया गया, जिसका उस बिंदु जो है 97 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 36.1 डिग्री सेल्सियस। ताकि कौन सा कांग्रेसी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन का सभापति नहीं था? 47 का भी, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता जो है नहीं किया था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के चरमपंथी गुट के नेता थे। उन्हें भारतीय अशांति का जनक यानी वैलेंटाइन सिरोल ने इंडिया अनरेस्ट में कहा है। फिर है कि वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। इनका जन्म 1856 में आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। द आर्कटिक होम इन द वेदास और गीता रहस्य नामक पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने ही लिखी है। एनी बेसेंट, जोसेफ बैरिस्टा और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ तिलक ने 1916 में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। इसी वर्ष जो है बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता किया, जिसने राष्ट्रवादी संघर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता प्रदान की गई। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक ने मराठी पत्र केसरी और अंग्रेजी पत्र मराठा का प्रकाशन किया था। इन्होंने जो है शिवाजी महोत्सव 1895, गणपति महोत्सव 1893 की भी शुरुआत की। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत के दिन ही बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया और सहयोग आंदोलन के दौरान 1 अगस्त 1921 को बाल गंगाधर तिलक की प्रथम पुण्यतिथि पर गांधी जी ने तिलक स्वराज फंड की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने किया। 1924 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव शब्द कर्नाटक की अध्यक्षता की। बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था। 1905 में हुए बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। कहता भारत में शासन करने वाले जो है के वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है? 48 का होगा बी ऑप्शन। पहले होगा इल्तुतमिश, ठीक, उसके बाद हो जाएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद हो जाएगा शेरशाह सूरी, उसके बाद होगा अकबर। ठीक है, तो भारत में शासन करने वाले
जो है शासकों में कालानुक्रम है इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेरशाह सूरी, उसके बाद अकबर। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक था। इन्हें गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का शासन 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक था। उन्हें सिकंदर सानी, सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण। फिर शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था। गुजरात विजय 1572 से 73 के बाद अकबर ने पहली बार जो है कैम्बे या खंभात में समुद्र को देखा और पुर्तगालियों से भी पहली जो मुलाकात हुई। शेरशाह सूरी सुल्तान ने जो है पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। आनंद मठ जो है बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 ईस्वी में की थी। भारत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ राजनीतिक उपन्यास है। इस उपन्यास में उत्तर बंगाल के सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल खालिस्तान में स्थित है। सी ऑप्शन फतेहपुर सीकरी। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना जो है पूजा हॉल में जो अकबर विभिन्न धर्मों के जो विद्वानों के साथ चर्चा करते थे। फिर है यहाँ पे देखिए दीन पनाह नगर, इसका निर्माण ये है दिल्ली में है और इसका निर्माण करता है हुमायूं। ठीक है। बादशाही मस्जिद, इसका निर्माण करता औरंगजेब है, ये लाहौर में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, निर्माण करता है हमीदा बानो बेगम। हुमायूं का मकबरा। आगरा का किला ये आगरा में है, इसका निर्माण करता है अकबर। जामा मस्जिद ये फतेहपुर सीकरी में है, इसका निर्माण करता अकबर है। फिर बुलंद दरवाज़ा ये भी फतेहपुर सीकरी में है, इसका निर्माण करता अकबर है। जहांगीर का मकबरा ये शहादरा लाहौर में है, इसका निर्माण करता नूरजहां है। शीश महल ये आगरा में है, इसका निर्माण करता शाहजहां है। मोती मस्जिद ये आगरा में है, इसका निर्माण करता शाहजहां है। मोती मस्जिद ये दिल्ली में है, इसका निर्माण करता औरंगजेब है। जामा मस्जिद ये दिल्ली में है, इसका निर्माण करता शाहजहां है। तो अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल ये फतेहपुर सीकरी में है। कहता है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? तो सी ऑप्शन। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में जो है स्मोक बम फेंके, वे ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका गया था। बम फेंकने का उद्देश्य जो है बाहरी अंग्रेजी सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना था। ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा पब्लिक सेफ्टी बिल का उद्देश्य जनता विशेषतः मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना चाहता था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 में गठित हुआ था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। इस कमीशन के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया गया। भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी? 52 का ए कलकत्ता। तो भारतीय इतिहास में 20 जून 1756 ईस्वी में घटित हुई काल कोठरी की घटना कलकत्ता में हुई थी। बंगाल के तत्कालीन नवाब जो सिराज उद्दौला ने फोर्ट विलियम और कलकत्ता पर कब्जा कर लिया, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्य शक्ति निहित थी। इसके पश्चात ही काल कोठरी की त्रासदी हुई। जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। फिर है साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो देखिए साइमन कमीशन में
एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम 1919 के एक्ट के कामकाज की जांच करने के लिए एक कमीशन आयोग की नियुक्ति की। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इसलिए यह साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसी कारण इस कमीशन को व्हाइट कमीशन कहा गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और लिबरल फेडरेशन सभी ने एक स्वर में कमीशन का विरोध किया। जगह जगह साइमन गो बैक के नारे लगे। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय पुलिस के बर्बरता का शिकार हुए और उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। फिर उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। सी। तो देखिए, राजकुमार शुक्ल ने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे थे। वहां के किसान अंग्रेजों द्वारा जबरन नील उत्पादन कराने हेतु शुरू किए तिनकठिया प्रथा से त्रस्त थे। गांधी जी ने नील्हों के अत्याचार की जांच के लिए उनका अंत करने के लिए सरकार को विवश कर दिया। राजकुमार शुक्ल से गांधी जी की मुलाकात 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। फिर 1917 के चंपारण आंदोलन के बाद भी उन्हें महात्मा गांधी की उपाधि से विभूषित किया गया। फिर इसी आंदोलन के पश्चात देश को राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजहरुल हक, वज्रकिशोर प्रसाद जैसी महान विभूतियाँ मिली हैं। चंपारण सत्याग्रह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 भाग पर नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह जिसे तिनकठिया पद्धति भी कहते हैं। बट्टक मियाँ गांधी जी को जहर युक्त दूध पीने की सूचना देकर जान की रक्षा की थी। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन। तो एंथ्रेसाइट। तो देखिए, एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उत्तम प्रकार का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% होती है। कोयला को कार्बन, आर्द्रता, वाष्पशील पदार्थ तथा राख की मात्रा के आधार पर 4 वर्गों में एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिंगाइट तथा पीट में बांटा गया है। फिर एंथ्रासाइट कोयला काला और चमकीला होता है। इसमें आर्द्रता बहुत कम होती है। इसे शीघ्रता से जलाया नहीं जा सकता है। एंथ्रासाइट कोयला एक बार जलाने पर काफ़ी देर तक जलता रहता है और अत्यधिक ऊष्मा देता है तथा धुआं कम देता है। बिटुमिनस कोयला में 60 से 80% तक कार्बन होता है। इसमें वाष्पशील पदार्थ सबसे अधिक होता है। बिटुमिनस कोयला मुलायम होता है। इसका रंग काला व गहरा भूरा होता है। इसमें कुछ नमी का अंश भी पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला का रंग भूरा होता है, इसलिए इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसमें 40 से 55% कार्बन होता है। पीट कोयला वनस्पति के मौलिक रूप से थोड़ा सा परिवर्तित रूप है। इसमें कार्बन की मात्रा 40% कम है। पीट कोयला में नमी की मात्रा बहुत अधिक होता है। यह लकड़ी की भांति जलता है तथा बहुत अधिक धुआं छोड़ता है। इसमें राख बहुत होता है। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में खाली स्थान के बीच वर्षा होती है। तो ए ऑप्शन 70 से 200 सेंटीमीटर। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। सागौन, साल, शीशम, तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खैर आदि वृक्ष इन वनों में सामान्य तौर पर पाए जाते हैं। शुष्क कटीली वनस्पति वन में वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर से कम होती है तथा निम्न किस्म की घास भूमियाँ पाई जाती हैं। सवाना वनस्पति में सामान्यतः 60 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह वनस्पति पाई जाती है। मरुस्थलीय वनस्पति में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होता है। कहता खालिस्तान नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। सी। बेतवा नदी मालवा के पठार से होकर बहती हैं।
यह यमुना की एक सहायक नदी है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। माता टीला बांध बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में स्थित है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रियंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल जो है विसर्जित करती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर। वह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ में स्थित जहाँ मैकाल पर्वत के समीप अमरकंटक पठार से निकलती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहता जहाँ हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्रों में निर्मित चंद्राकार बालू के टीले क्या कहलाते हैं? तो ए ऑप्शन यानी बरखान। तो जहाँ हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले को बरखान कहलाते। बरखान तुर्की में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टीले को बालू का स्तूप अथवा टिब्बा कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के जो है बृहद जमाव को लोएश कहा जाता है। फिर है कि बौजादा या बहादा का निर्माण जो पेडीमेंट के नीचे तथा प्लाया के किनारों पर जो है जलोढ़ पंखों से मिलने से होता है। मरुस्थल के अंतःस्रावित नदियाँ वर्षा के बाद अस्थायी झीलों का निर्माण करती है जिन्हें प्लाया कहते हैं। खारे जल के प्लाया को शिलान्यास कहते हैं। फिर है भूगोल शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? ए ऑप्शन। तो भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द इरेटोस्थेनीज द्वारा गढ़ा गया। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थेनीज 276 से 194 ईसा पूर्व में किया था। जियोग्राफी शब्द मूल रूप से दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी मतलब होता है वर्णन करना। इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी की माप भूगोल का विस्तार से अध्ययन किया। इस कारण इसे भूगोल का जनक माना जाता है। प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान स्ट्रेबी ने प्रथम बार भूगोल को परिभाषित किया था। भूपर्पट्टी में खनिजों के रूप में केवल खाली स्थान कार्बन होता है। सी। तो देखिए भूपर्पट्टी में खनिजों के रूप में केवल 0.02% कार्बन होता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पट्टी कहते हैं। भूपर्पट्टी का विस्तार लगभग 35 किलोमीटर तक पृथ्वी का अंदर होता है। भूपर्पट्टी पर वजन के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग 0.03% है। ठीक है। भूपर्पट्टी में तत्व ऑक्सीजन जो है 46.6%, सिलिकॉन जो है 27.7%, एल्युमिनियम 8.1%, लौह जो है 5% होता है। उसके बाद देखिए भारत इनमें से किस देश के साथ अपनी 4096.70 किलोमीटर यानी 2545.5 मील की सीमा साझा करता है? सी। तो भारत बांग्लादेश के साथ अपनी 4096.70 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश भारत सीमा दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है। 5 भारतीय राज्यों जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं: असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ठीक है। अब देखिए भारत की स्थलीय सीमा जो है ये भारत की स्थलीय सीमा 15,106.7 ठीक है किलोमीटर है और जलीय सीमा 7,516 ठीक है जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। बांग्लादेश बिम्स्टेक और दक्षेस का सदस्य। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा ईरान से, उत्तर पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान से, दक्षिण पूर्वी सीमा भारत और दक्षिण सीमा अरब सागर से मिलती है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। नेपाल की सीमा पश्चिम, दक्षिण और पूर्व में भारत से 3 तरह से घिरी है तथा उत्तर में तिब्बत चीन को स्पर्श करती है। इसकी सीमा भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों से लगी हुई है। भारत और चीन के बीच सीमा में मुहर रेखा है।
हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? 62 का बी भागलपुर। तो हाल ही में बिहार में उत्तर प्रदेश सॉरी देखिए, हाल ही में बिहार में उत्तर भारत का पहली बर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में खोला गया है। यह बिहार का पहला एवं भारत का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन है। इसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के अवलोकन, निगरानी एवं उन पर अनुसंधान करना है। इसके अलावा तमिलनाडु के जो है पॉइंट काली मेयर, राजस्थान के भरतपुर व ओडिशा के चिल्काछिल में रिंगिंग सेंटर है। सेंटर के शुभारंभ के पहले दिन सुंदरवन में जो है पुनर्वास के लिए लाए गए 4 गरुड़ों को रिंग पहनाया गया। यहाँ पे देखिए 10 स्क्वायर थीटा प्लस 6 स्क्वायर थीटा कितना है 7/13। तो 10 के पावर 4 थीटा माइनस 6 के पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं माइनस कॉमन 6 के पावर 4 थीटा माइनस 10 के पावर 4 थीटा। ठीक, यानी ये माइनस कॉमन, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 10 स्क्वायर, ठीक है, 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, यानी ये हो जाएगा आपको माइनस कॉमन, तो 6 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक, इनटू में 6 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, यानी ये क्या हो जाएगा माइनस 6 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान है 7/13। ठीक, और 6 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो माइनस 7/13, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या, तो ई ऑप्शन। तो देखिए, एक अभाज्य संख्या के कुल गुणन, जैसे 2 तो 2 गुने 1, जैसे 3 तो 3 गुने 1, जैसे 5 तो 5 गुने 1। ठीक है, तो एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है? 1 का 1 2। कहता है एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद P सार्वंतक Q है, तो उसका 10वां पद, तो 10वां पद T10 बराबर होता है A प्लस 9D। तो A है आपको P प्लस 9 और D है Q, तो P प्लस 9Q, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कहता एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से काटा गया है। ठीक, एक शंकु मान लीजिए इस तरह से है, इसके बीचों बीच से काट दिया गया है। अब यदि आप देखें कि बीचों बीच से काट होकर जाते हुए तल से 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से, ठीक है, 2 भाग में इस तल द्वारा विभाजित शंकु के दोनों भागों की धारिता का आयतन। तो यहाँ से देखिए, इसका मतलब ये है कि यहाँ से h यहाँ तक और यहाँ से h यहाँ तक। ठीक, उसके बाद रेडियस, इसको यदि आप r मानते हैं, इसको स्मॉल r, तो क्या होगा, इसको ए बी ई और इसको सी डी, इसको सी, इसको डी। तो यहाँ पे होगा कि ए बी ई, ठीक है, समरूप होगा ए सी डी के। ठीक है, तो ए बी ई समरूप होगा ए सी डी के, तब तो ए बी बट्टा ए सी बराबर होगा बी ई। ठीक है, बी ई बट्टा सी डी, बी ई बट्टा क्या हो जाएगा सी डी। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो ए बी कितना है h और ए सी कितना है 2h। ठीक है, बी है r और सी डी कितना है r। ठीक, तो r बराबर क्या होगा, r बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2r, r बराबर क्या होगा, तो 2r हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ऊपरी शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, और बट्टा में ये तो हो गया आपको, अब बट्टा में क्या होगा, छिनक का आयतन। ठीक है, बट्टा में क्या हो जाएगा, तो छिनक का आयतन हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h बट्टा में छिनक आयतन 1/3 पाई। ठीक है, 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर 2h और माइनस 1/3 पाई R स्क्वायर h। ठीक है, 1/3 पाई R स्क्वायर h। तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R स्क्वायर h
तो यहाँ पे कैपिटल आर बराबर यहाँ भी 2r लीजिएगा, 2r का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच कॉमन 8 माइनस 1। ठीक है, कितना होगा 8 माइनस 1 यानी 7। तो ऊपर में 1 नीचे में 7, ये तो कटिए जाएगा, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एक संख्या p में 99 का p प्रतिशत, 99 का p प्रतिशत, 99 का p प्रतिशत जोड़ने पर प्राप्त मान 99 में p के 99% के योग के बराबर। तो 99% और p, तो ये और ये कैंसिल, तो p का मान कितना निकला 99। अब कह रहा है कि इतना का यानी 928 का p का मान कितना था 99 + 51% बट्टा में 100। तो 928 गुने 150 बट्टा में 100, यानी ये हो जाएगा 928 गुने 1.5 यानी 1392। ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपको दे दिया गया है, तो x का मान क्या होगा, तो x बराबर होगा, तो ये पूरा जो है ये हो जाएगा x का मान 300। x का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो है कहता है कि आकृति एक वृत्त का केंद्र O है, अनुभाग OA PB का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 है। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 है, तो x का मान क्या होने वाला है, तो यहाँ से आप x बराबर डायरेक्ट निकाल सकते हैं 360 का 5/18। ठीक, 360, क्योंकि वृत्त पूरे वृत्त पर कितना डिग्री का कोण 160, तो ये कह रहा है कि क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 भाग, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कहता 5 पेंसिल एवं 6 रबर, 5 पेंसिल और 6 रबर, इसका दाम है 1.8। फिर है 3 पेंसिल और 2 रबर, इसका दाम है 0.92। ठीक है, तो कहता है एक रबर का दाम, इसको सॉल्व कीजिए, एक रबर का दाम। ठीक है, तो इसको जो है 3 से गुना कर दीजिए, इसको 5 से गुना कर दीजिए, तो ये होगा 6 18, और ये जो है कितना होगा 18 54 यानी 5.4। इसको यदि आप 5 से गुना कीजिएगा तो 10R, इधर हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 46, 0. ठीक है, 0, ये हो जाएगा कितना 4.6, ये होगा 8R बराबर यदि घटाते हैं तो 14 में से 6 गया 8, यानी 0.8, ये कट जाएगा, यानी 1 कितना हुआ 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 10 पैसा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा कितना होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता उस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का चयन कीजिए जिसे 15-16 के वर्गों के योग में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पे यदि देखें तो ऑप्शन देखिए, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, इसको जोड़िएगा ये आ जाएगा 481। अब 481 में क्या जोड़िए, यदि 3 जोड़िएगा तो 484 हो जाता है। ठीक है, जो एक क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।